हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियाई चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा चैप्टर तो कराना मुश्किल है। अब सारा चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि मैं कुछ टॉपिक्स या न्यूमेरिकल हम कुछ डिस्कस करें, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आप चाहें तो आप साथ के साथ ये फॉर्मूलाज जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जब भी मेजर करते हैं हम उसका जो यूनिट है वो है AMU। एंड 1 AMU इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी स्टार्ट हो गई है। देखिए, शुरू में ही स्टार्ट हो गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरूर सब बच्चे करके जाएंगे फाइनल पेपर के लिए। वो है कन्वर्जन ऑफ AMU इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ AMU इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है पेपर में कन्वर्जन ही आ जाए कि कन्वर्ट 1 AMU इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, यहाँ हम आइंस्टाइन आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन लगा रहे हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्र। ठीक है। तो 1 AMU कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 AMU कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। डेल्टा एम की जगह मैंने 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg पुट कर दिया। सी की वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 10⁻8, उसका हमने स्केयर किया। अब ये जो भी एनर्जी आ रही है ये जूल में आएगी, और जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये पूरा सॉल्व करके ये हमारे पास 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये कन्वर्जन सब बच्चे करके जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, और ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, ये वाला क्वेश्चन, कि शो दैट nuclear density is independent of mass number। show that nuclear density is independent of mass number। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, न्यूक्लियर को कंप्लीटली सफेरिकल मानते हैं हम। सफेरिकल मानकर उसका जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 4/3 πr³ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। ठीक है। यहां से R³ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू A। और जो अगर ये जो एक साइड का क्यूब है दूसरी साइड हमने भेजा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। उस कांस्टेंट को कहा जाता है एम्पेरिकल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻ न्यूक्लियर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 πr³। यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट करी। ठीक है। जैसे हमने आर की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर ये क्यूब भी है, ये देखिए आर आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है R0 A⁻1 1/3। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे आर की यहाँ पर, तो यहाँ पे ये क्यूब है तो ये आ जाएगा R0 का क्यूब। और ये ए के ऊपर जो पावर 1/3 है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये रह जाएगा ए। तो ये हो गया न्यूक्लियर वॉल्यूम। अब जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है। ठीक है। मास जो है, अगर एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m है, क्योंकि हम इसमें ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर ही है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है मास नंबर से। ठीक है। तो वो टोटल मास आ जाएगा। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाई बाय मास नंबर दैट विल बी टोटल मास। ठीक है। डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। देखिए, पेपर में कैलकुलेशन तो हमसे होगी नहीं, इसलिए हमें जो फाइनल वैल्यू है वो याद रखनी है, और ये हमें करके दिखाना है कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है
वो है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना होता है। अगर किसी भी एटम की हमें बाइंडिंग एनर्जी देखनी है, ठीक है, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, वो उसको हम जो एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो मास नंबर है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, number of protons that will be equal to z, and number of neutrons that will be equal to a minus z। ठीक है। तो अगर हमें मास डिफेक्ट निकालना है तो मास डिफेक्ट निकाला जाता है कि जितना न्यूक्लियॉन्स का मास है उसमें से न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स का मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिटरमिन्ड बाय जेड। तो जेड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस number of neutrons, that is a minus z, multiply by mass of neutron minus mass of the whole nucleus। ठीक है। यहां से आपके पास आ जाएगा डेल्टा एम। और जैसे ही डेल्टा एम आएगा, आगे हमें कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और वो आ जाएगी आपके पास में बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने को कहा जाता है, तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी आई है उसको हम मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है। और दूसरी चीज जो हमें करनी है वो हमें करनी है क्यू वैल्यू निकालने का। अगर क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्यू वैल्यू निकालने का क्वेश्चन। ठीक है। क्यू वैल्यू निकालने का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी होगी, उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स के मास को ऐड करना है, और फिर उसमें से माइनस करना है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मास को हमने माइनस कर देना है। ठीक है। और ये हमारे पास में मास डिफेक्ट आ जाएगा, और उसको फिर हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास में आ जाएगी क्यू वैल्यू। ठीक है जी। ये हमारे सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है। सारे फॉर्मूलाज ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं तेज करवा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा हमें। हमें हर रोज एक चैप्टर खत्म करना है, ऐसा टारगेट हमें लेकर चल रहा हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम कर रहे हैं। ठीक है। सारा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो आपको टफ लगते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो इसका कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, वो आप कर लेना, हमने अच्छे से क्लास में कर रखा है। ठीक है। आज मैं इसमें से दो टॉपिक जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि उन्हें हमें और अच्छे तरीके से करना चाहिए था, या हम क्लास में उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक तो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शंस है ये मैंने आपको याद करानी है। ये सन में होने वाली जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो जो सन में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इसको हमने समझना है कि कैसे सन के न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। ये सारी रिएक्शंस हैं जो हमें याद करनी है। ठीक है। अब ये सारी रिएक्शंस को मैं याद करने का आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हमने ये सारी रिएक्शंस याद करनी है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक स्टेप में आप देखेंगे कि प्रोटॉन की इन्वॉल्वमेंट है। प्रोटॉन को ऐसे दिखाया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि +1 चार्ज है, और वन, ये वाला वन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्रोटॉन है ये। ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे फर्स्ट स्टेप में सन के अंदर क्या हो रहा है कि दो प्रोटॉन जो है वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है। दो प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं, और ये ड्यूटेरियम का निर्माण कर रहे हैं इस प्रोसेस में।
एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और ये निकल रहा है न्यूट्रिनो। एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और निकल रहा है न्यूट्रिनो। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये देखिए, दो प्रोटॉन आपस में मिले और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक निकलेगा न्यूट्रिनो और कुछ एनर्जी निकलेगी। ठीक है। अब हो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एक बीटा डीके प्रोसेस है, यानी इसमें होता क्या है कि एक जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। ठीक है। दो प्रोटॉन थे, आपस में मिले और इस प्रोसेस में एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो देखिए, जब यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे तो वो वन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अब प्रोटॉन नहीं रहा, ये प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर वन रहा लेकिन मास नंबर दोनों के ऐड हो गए, क्योंकि एक 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 मास प्रोटॉन का है और एक न्यूट्रॉन का है, तो वन प्लस वन टू हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पे वन रहा। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। सेकंड स्टेप में देखिए आप, फिर सन के अंदर जो काफी हाई टेम्परेचर की वजह से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं विद हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनिहिलेशन। ठीक है। ये देखिए, ये आप इसको यहां से भी पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे भी दे रखी है एनसीईआरटी में। देखिए, मैं एनसीईआरटी में आपको ये दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स टू पॉइंटर है ना, ये पढ़ने चाहिए सबको, पॉइंट्स टू पॉइंटर। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये देखिए, electrons and positrons are a particle antiparticle pair. They are identical in mass, their charges are equal in magnitude and opposite. It is found that when an electron and a positron come together, they annihilate each other, giving energy in the form of gamma rays photons. मतलब एनिहिलेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जब ये आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलके ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और एक दूसरे को नष्ट करके ये दो गामा पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सन के अंदर, जिसकी वजह से सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब देखिए, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो ड्यूटेरियम बन गया था, ये ड्यूटेरियम जो है ये फिर से मिलेगा एक प्रोटॉन के साथ। ठीक है। ड्यूटेरियम और प्रोटॉन आपस में मिलेंगे और ये एक लाइटर हीलियम न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो देखिए, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, इस स्टेप में भी एक गामा पार्टिकल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और लास्ट फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है कि दो हीलियम जो है वो आपस में, हीलियम के दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल गए और फिर उन्होंने बनाया हीलियम। ठीक है। और इस प्रोसेस में भी दो प्रोटॉन्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। हर एक स्टेप में एनर्जी जो है वो निकलती जा रही है। ठीक है। किस स्टेप में कितनी एनर्जी निकल रही है, ये अगर आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये चार स्टेप्स जो मैंने आपको रिएक्शन के बताए हैं, ये चार स्टेप तो आपने जरूर करने हैं। ठीक है। और अगर आप ये भी याद कर लेते हैं कि हर एक स्टेप में कितनी एनर्जी निकली है तो भी बहुत अच्छी बात है। और ये जो फोर्थ स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है, ये जरूरी नहीं है, अगर आप कर पाओ तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर नहीं कर सकते तब भी कोई चक्कर नहीं है। ये चार जो स्टेप्स हैं ये आपने करने हैं। अगर ये आपने ये वाला स्टेप करना है, फोर्थ स्टेप, तो इसमें आपको क्या करना है, ये पहली तीन रिएक्शन है ना, इनको बोथ साइड्स आप टू से मल्टीप्लाई कर देना और चौथी रिएक्शन को आपने वन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब कुछ चीजें जो हैं जो रिएक्टेंट साइड पर भी होंगी और प्रोडक्ट साइड पर भी होंगी, वो आपस में कट जाएंगी। देखिए, जैसे ये फाइनल रिएक्शन में आपको पॉजिट्रॉन नहीं दिखाई देगा,
फाइनल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जो जो चीजें कट जाएंगी वो कट जाएंगी, और जो रह जाएंगी वो फिर ये फाइनल आपकी ये रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है। तो ये आपने न्यूक्लियर फ्यूजन जरूर करनी है। एक टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है ये वाला, न्यूक्लियर फोर्स वाला जो टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं और ये क्या रोल प्ले करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर अगर दो प्रोटॉन जो हैं वो आपस में एक साथ रह पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। एक दूसरे को रिपेल करने के बाद भी अगर दो प्रोटॉन साथ में रह रहे हैं न्यूक्लियस में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये आपने न्यूक्लियर फोर्स के सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। ठीक है। और ये डोमिनेट करती है कूलम फोर्स को, यानी रिपल्सिव फोर्स को। कूलम फोर्स मतलब कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, आपको पता ही है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है उसको डोमिनेट करेगी, ये उससे 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये आपने ये पॉइंट पढ़ना है। ठीक है। फिर न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रांग तो ज्यादा होती है, लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स यानी अगर दो प्रोटॉन आपस में उनका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ये भी एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है। ठीक है। अगर अच्छा, एक एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये जरूरी, ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये दो प्रोटॉन पर ही नहीं लगती, ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पे भी लग जाती है, या दो न्यूट्रॉन भी आपस में ये फोर्स लगा देते हैं, क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो अगर अगर दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 फेंटोमीटर से ज्यादा है, तो इनके बीच में कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रही है। ठीक है। ये जो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन अगर आपने फोर्स का ग्राफ बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। मैं आपको फोर्स का ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। फोर्स के ग्राफ में यहाँ पे हम जो बिल्कुल मिडल में हम जीरो रखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है। 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो हम माइनस में ले लेंगे, -0.5, -1, -1.5, 2 एंड 2.5। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस, रेंज लिख देता हूँ मैं उसको। और यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे, इस तरफ हम लिख लेते हैं फोर्स। ठीक है। नेगेटिव फोर्स जो होगी वो यहाँ पर, ये नेगेटिव वाई एक्सिस ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पॉजिटिव जो है ये करेगा रिपल्सिव को। ठीक है। अब देखिए, जब 3 फेंटोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है तो फोर्स जीरो रहेगी, और ये फिर ये धीरे 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 ये फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, 0.5, 1, 1.5, 2, ठीक है, 2.5 एंड 3। और ये धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ती रहेगी। ठीक है। यहाँ पर एक जो वैल्यू है 0.8, इसका इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आकर जो फोर्स होगी वो लगभग जीरो के बराबर होगी। ठीक है। और ये यहाँ पर
यहाँ पर ऐसे ये फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे फोर्स जो है वो मतलब ये -2.5 के करीब होगी जब ये वैल्यू ना वन वन के थोड़ी से पास में ही होगी, वन से थोड़ी सी ज्यादा। तब यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। और 0.8 पर आपने वैल्यू इसको जीरो कर देनी है और इसके बाद में आपने इसको यहाँ पर ले आना है, वैल्यू को लेकर आना है आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस में, जो यानी रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब जो डिस्टेंस है वो 0.8 फेंटोमीटर से आप कम करते हो तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। अगर पेपर में फोर्स का ग्राफ आया तो ये वाला ग्राफ बनाओगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आया तो हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे। यहां पर भी ये जो वैल्यू है वो 0.8 फेंटोमीटर को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू। ठीक है, जीरो ये वैल्यू, ये 0.8 फेंटोमीटर पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। 0.8 फेंटोमीटर पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी 0.8 फेंटोमीटर पर और फोर्स जीरो होगी। ठीक है। अगर वे अगर पोटेंशियल एनर्जी का आया तो 0.8 फेंटोमीटर पर पोटेंशियल एनर्जी को हम मिनिमम लेकर आएंगे। अगर फोर्स का आया तो 0.8 फेंटोमीटर पे आप फोर्स को क्या लेकर आओगे, जीरो लेकर आओगे। ठीक है। तो ये जो आपको मैंने टॉपिक, जो जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो आपने बड़े अच्छे से करने हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए? एक तो कन्वर्जन ऑफ एएमयू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियर साइज का, वो अच्छे से करना हमने। ठीक है। और ये बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है ये आपने करना है। बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, क्यू वैल्यू का मैं न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो मैंने आज आपको बताया है, सन की रिएक्शन वो कर लेना। ठीक है। सन की रिएक्शन करने के साथ साथ ये न्यूक्लियर फोर्स का जो टॉपिक है ये भी कर लेना है। इसके जो दोनों टाइप के ग्राफ हैं वो भी हमने, दोनों टाइप के ग्राफ हमने करने हैं। ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पहले क्वेश्चन ज्यादा थे। ये जो मैं सोल्यूशन जो आप देख पा रहे हो ये पुरानी एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, इसमें ज्यादा है। अब तो न्यूमेरिकल जो है वो कम हो चुके हैं, आपने चेक कर लेने हैं। ठीक है। ये नई एनसीईआरटी आप डाउनलोड करो और नई एनसीईआरटी में देखो भी कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं। वही न्यूमेरिकल बस अब आपने करने हैं। देखिए चलिए पहले यहाँ से एंड से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं अभी आपको बताया था कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया है, ये हमने करना है। ठीक है। अच्छा, फिर ये कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो ये पोटेंशियल बैरियर वाला क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं ये क्या है। लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, दो ड्यूट्रॉन है। अब ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। मतलब ये हाइड्रोजन का जो ये वाला आइसोटॉप है ना, जिसमें एक
एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है, अब देखिए दो न्यूट्रॉन में हेड ऑन कोलिजन हो रही है। ठीक है। तो आपने पोटेंशियल बैरियर निकालना है। अब पोटेंशियल बैरियर जो है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी से निकलेगा आपका। आपने दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है। अब जो दो न्यूट्रॉन है उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अब एक न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? अब चार्ज तो प्रोटॉन की वजह से होता है ना, तो प्रोटॉन का क्या चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है ना। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है ना इसमें। इसमें सिर्फ प्रोटॉन का आपको चार्ज देखना है, न्यूट्रॉन पे तो वैसे ही कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज जो है प्रोटॉन पर कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है। अब दूसरा भी न्यूट्रॉन ही है, तो उस पर भी वही चार्ज हो गया। तो ये 1.6 × 10⁻⁻⁹ का स्केयर हो गया। ठीक है। और अब इनके बीच का डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इनके बीच में जब कोलिजन हो रही है, तो यानी कि एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस देखना है हमें। हमें रेडियस अगर 2 फेंटोमीटर दे रखा है, तो टू डिस्टेंस ये हो गया और टू डिस्टेंस ये हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो 4 फेमटोमीटर हो गया। 4 फेमटोमीटर, फेमटोमीटर 10⁻⁻15 होता है, तो 4 को 10⁻⁻15 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। और यहां से ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, वही उनके बीच का क्या है? पोटेंशियल बैरियर है। ये नहीं करना आपने। तो बस ये यहीं तक ही है। आपने दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वही हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है। तो ये बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। फिर ये है कि हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प। ये पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है, तभी कराऊंगा। हाँ ये है। हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। टेक फ्यूजन रिएक्शन एज दिस। ये आपको फ्यूजन रिएक्शन दे रखी है। हमें 2 kg ड्यूटेरियम दे रखा है, 2 kg ड्यूटेरियम। तो 2 kg ड्यूटेरियम देखिए। अब आप फ्यूजन रिएक्शन देखिए कैसे। अब देखिए आपको 2 kg ड्यूटेरियम दे रखा है। अब 1 मोल में, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है। अब 1 मोल, देखिए अगर एक ड्यूटेरियम एटम है, एक ड्यूटेरियम एटम, एक ड्यूटेरियम एटम है, इसका मास 2U है। ठीक है। तो 1 मोल, 1 मोल ड्यूटेरियम एटम का मास कितना होगा? कितना होगा? 1 मोल की यही तो खासियत है कि वो यू को ग्राम में कन्वर्ट कर देता है। यू को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्राम में। तो अगर एक एटम का 2U है, तो 1 मोल एटम का कितना होगा? उसका 2 ग्राम होगा। उसका कितना होगा? 2 ग्राम। ठीक है। तो यानी कि 2 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। 2 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है। लेकिन हमें हमें तो दे रखा है 2 kg। हमें 2 kg ड्यूटेरियम दे रखा है ना। तो अगर 2 ग्राम में इतने होंगे, तो 2 kg में कितने होंगे? तो वही जो हमारा यूनिटरी मेथड होता है कि 2 ग्राम में हो गए एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, यानी कि एन। ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? वो होंगे n/2। और हमको मास कितना दे रखा है? 2 kg, विच इज 2000 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? n/2 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है। तो वही हमने किया ना, n/2 मल्टीप्लाई बाय 2000, हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम आ गए। ठीक है। अब देखिए आप,
अब इन्होंने बोला है कि जब दो एटम मिलते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन्होंने कहा बोला है, ये देखिए यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जब दो एटम मिलते हैं तो उस प्रोसेस में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने एटम है, हमारे पास इतने एटम है, 6.023 × 10⁻²⁻26। ठीक है, लेकिन क्या ये ये एटम इंडिविजुअली कोई एनर्जी दे सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअली कोई एनर्जी नहीं दे सकते। जब दो मिलेंगे ना तब एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए मुझे जितने भी एटम है उसको डिवाइडेड बाय किससे करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा। क्योंकि एक इंडिविजुअल एटम थोड़ी कोई एनर्जी दे रहा है, जब दो मिलेंगे तब एनर्जी देंगे ना। तो जितने एटम है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो। ठीक है, और दो के मिलने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 3.27। ठीक है, तो ये शायद 3.27 है या 3.72 है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चलिए जो भी है, वो आपने यहाँ पर उसके साथ उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आ जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये हमारे पास आई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसलिए जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, ये जो लैंप है ये 100 वॉट का है। तो मुझे भी एसआई यूनिट की तरफ मूव करना पड़ेगा। एसआई यूनिट की तरफ मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? वो हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। और उसको मैं फिर 10⁻6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो उतने जूल के बराबर होगा। 10⁻6 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि मेगा का मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, तो इतना हमारे पास जूल आ गया। अब यहां से जो है पावर जो है आपके पास जो है 100 वॉट आई है। ठीक है, अब एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इंटू टाइम। तो टाइम क्या होता है? वो होता है एनर्जी अपॉन में पावर। तो जितनी हमारे पास एनर्जी आई है, उसको जितनी हमारे पास एनर्जी आई है उसको हमने पावर से डिवाइड कर लिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने लास्ट में आंसर क्योंकि ईयर में देना था, तो इसलिए इन्होंने जितने भी हमारे पास जो आंसर आएगा, पहले यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास सेकंड में। अगर ये जो आपने एनर्जी आई है ना 1.576 × 10⁻14, इतनी एनर्जी आई थी, इसको आपने 100 से डिवाइड किया जो कि पावर है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.576 × 10⁻12। इतने हमारे पास सेकंड आएगा। लेकिन ये लास्ट में इन्होंने क्या किया, ये कहाँ से आया 60 60 24 365? ये इन्होंने ये जितना भी टाइम है इन्होंने उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर ये फाइनल आंसर ईयर्स में है। लेकिन अगर आपने सेकंड तक भी निकाला तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, ये वाला डायरेक्ट न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। चलिए अब ये देखिए एक बार क्यू वैल्यू का ये क्वेश्चन जो है, ये भी 2022 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था कि बताओ कि ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल है? अब देखिए, ये जो आपको रिएक्शन, जब ऐसे रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन में क्या है कि ये एक आयरन है और आयरन का एटम फिजन के बाद दो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। और हमसे पूछा गया कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो ये रिएक्शन में हमें क्यू वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई तो रिएक्शन पॉसिबल है। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है फिर वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों के लिए क्यू वैल्यू का पॉजिटिव आना जरूरी है। ठीक है। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एक मिनट, ये क्वेश्चन कहीं चला गया मुझसे, मैं देखता हूँ। हाँ, ये रहा। देखिए, हाँ जी, तो क्यू वैल्यू निकालते कैसे हैं? क्यू वैल्यू है जितना हमारे पास प्रोडक्ट का मास है, उस जितना रिएक्टेंट का मास है उसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट का मास। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको शुरू में बता चुका था। तो ये देखिए, आयरन जो है ये है प्रोडक्ट, और ये एल्यूमिनियम, आयरन जो है, सॉरी, ये है रिएक्टेंट साइड पे, और एल्यूमिनियम जो है ये प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, आयरन का मास लिखा, ये दिया होगा आपको। ठीक है, हमें इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये दिया होगा, और एल्यूमिनियम का मास भी हमको दे रखा था। तो क्योंकि दो एटम हैं एल्यूमिनियम के, इसलिए दो से मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका मास डिफेक्ट आएगा, ये इसको सॉल्व करके ये क्या आएगा, मास डिफेक्ट। ठीक है, और मास डिफेक्ट को इन्होंने सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया है, फिर ये सी स्केयर को फिर वो कन्वर्जन लगा रहे हैं। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी मास डिफेक्ट आए उस मास डिफेक्ट को सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, डेल्टा एम आपका नेगेटिव आ गया। अब डेल्टा एम नेगेटिव आ गया तो क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अब क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो आप बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये एनर्जेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यू वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, पॉजिटिव, यहाँ पर क्यू वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये क्यू वैल्यू के ऊपर एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं, सब में वही है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करना है आपको। ठीक है, और मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करके ये सब करने की जरूरत नहीं है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्यू वैल्यू के क्वेश्चन देख लेने हैं। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये देखिए, बस क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्यू वैल्यू, यहाँ से शायद हमसे ये पूछा गया था कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आई तो वो एंडोथर्मिक होता है, और क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो वो एक्सोथर्मिक होता है। इस बात को भी याद कर लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन दिया हुआ है, 3 ग्राम का कॉइन है, तो उसके सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए कितनी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, यानी ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन करना है हमें। तो पहले तो देखिए कैसे शुरुआत करी है इन्होंने, कि 3 ग्राम आपको कॉपर कॉइन का मास दे रखा है। तो उसमें कितने जो है, पहले तो देखना है हमें कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे 3 ग्राम में। तो वो हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, इसका जो 63U अगर एक एटम का मास है, तो 63 ग्राम में होते हैं आपके क्या, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। 63 ग्राम में कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम? ठीक है, तो 1 ग्राम में क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, 1 ग्राम में होंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, और हमें दे रखा है 3 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, एन डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 21, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास इतने एटम्स आ गए। ठीक है जी। अब एक जो कॉपर का न्यूक्लियस है उसमें 29 प्रोटॉन्स हैं और 34 क्या हैं,
न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सबकी आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन आप, मैंने आपको क्वेश्चन नोट करने का टाइम नहीं दिया, आप एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन जो है वो नोट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये हमको दे रखा होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा होगा, कोई याद करके नहीं जाना आपको, ये सब कुछ दिया होगा। ठीक है, तो आपने मास डिफेक्ट निकाल दिया। अब ये मास डिफेक्ट निकाला है हमने एक एटम का। अब हमारा, हम टोटल एटम निकाल चुके हैं ऊपर, ये हम टोटल एटम निकाल चुके हैं, हम टोटल मास डिफेक्ट निकाल देंगे। ये हमने टोटल मास डिफेक्ट निकाल दिया ना जब, तो टोटल मास डिफेक्ट जैसे ही आपने निकाल दिया, सीधा आपने बस टोटल मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 931 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ। बाइंडिंग एनर्जी का कर्व मैंने नहीं करवाया है, वो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो ये सब आप एक बार जरूर गौर कीजिए, जितने मैंने आपको ये न्यूमेरिकल कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं।